हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़े वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोडली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक क्लास 11 स्टूडेंट्स देखा जाए, मुझे पता है अभी एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आप बार बार ये सर्च करो क्लास 10 का रिजल्ट कब आएगा, क्लास 10 का रिजल्ट कब आएगा। चिंता मत करो, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, डेट में बता चुका हूँ। आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत 10 से 15 मई के बीच में ही, गारंटी है। अभी अपने माइंड को इतना ज्यादा हेक्टिक मत बनाओ कि अभी रिजल्ट आने वाला है, अभी आएगा, मेरे कितने परसेंटेज होंगे, ये सारी चीजें इनमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्लास 11 का सिलेबस करने लग पड़ो। बहुत ऐसा ना हो कि क्लास 11 का सिलेबस छूटता है, आप इस रिजल्ट की टेंशन के अंदर अपनी क्लास 11 को नेग्लेक्ट कर लो, उसके बाद क्लास 11 आपको नेग्लेक्ट कर दे और फिर क्लास 11 का वीक रहेगी तो क्लास 12 के अंदर तो वैसे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्लास 11 स्टूडेंट्स प्लीज, मुझे पता है ये डेट दी थी, इन 5 दिन भर के पूजा पाठ एकदम भरपूर करना। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि 10 मई से पहले पहले आप लोग चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा फोकस डाल लो। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही चैप्टर करवाया, कौन सा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, अच्छे से कंप्लीट करवाया था। पहले चैप्टर डाला, फिर उसकी समरी डाल दी, उसके बाद एक वन शॉट डाल दिया ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ऐसी मजबूत पकड़ हो जाए ना कि उसके बाद ऐसा हो जाए कि बॉस अब इसके आगे कुछ नहीं है, हमारा तो एकदम परफेक्टली सारा काम सेट है। ठीक है बॉस, अब मैं चालू कर रहा हूँ इसे वापस। लेट्स गो अगेन बॉस। आज करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को आपकी पोएम नंबर 1। क्या है आपकी पोएम नंबर 1 का नाम? द फोटोग्राफ। या फोटोग्राफ क्या चीज होती है? चलो एक काम कर, आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। ठीक है, आप अपने घर के अंदर आपकी जितने भी बचपन वाली फोटोग्राफ्स होगी ना, उन फोटोग्राफ्स को देखना। ठीक है, जैसे जैसे एक फोटोग्राफ आती जाएगी ना आपके आंखों के सामने, जैसे एक फोटोग्राफ है तो आपके मन में क्या आएगा, यार इससे रिलेटेड सारी यादें जो है ना वो आपके दिमाग में क्या आ जाएंगी, वापस रिवॉल्व करने पड़ेंगी। जैसे अगर आप कोई हंस खेल रहे हो अपने भाई बहनों के साथ, मजाक कर रहे हो, तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ इस दिन दीदी ने मेरे साथ ये किया था, इस दिन मेरी बहन ने मुझे ऐसे किया था, या मैंने मेरे भाई बहनों के साथ ऐसा कुछ किया था। ये क्या हो रही है, आपकी मेमोरीज क्या हो रही है, रिकॉल हो रही है। और इन मेमोरीज को रिकॉल करके आपके चेहरे पे आप देखोगे ना, एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। आप देखोगे ऐसे स्माइल सी आएगी आपके चेहरे पे, प्यारी सी। वो स्माइल क्यों आई आपके चेहरे पे? क्योंकि ये जो फोटोग्राफ्स होती हैं, ये फोटोग्राफ्स क्या है, एक इमेज को कैप्चर ही नहीं करती, ये एक इंसिडेंट को, एक मेमोरी को कैप्चर करती है। ठीक है, जैसे टिकटॉक की एक लाइन होती थी ना, मेक एवरी सेकंड काउंट, वैसे जो पिक्चर्स हैं ये एक इंसिडेंट को कैप्चर करके एक पूरा इंसिडेंट कैप्चर करती है। जिससे जब भी हम उन चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आती है, खुशी आती है, एक हैप्पीनेस आती है। तो ये चैप्टर, ये जो पोएम है ही ऐसी फोटोग्राफ्स के बारे के अंदर, जहां पे हमारे जो एक राइटर है, ठीक है, हमारे जो पोएट है, क्या नाम है हमारे पोएट का? हमारे पोएट का नाम है शेरले टाउन्सन। ओके, तो हमारी जो मैम है शेरले मैम, जो ये है हमारी, तो ये जो मैम है एक्चुअल के अंदर क्या हुआ कि इनकी जो मम्मी थी, ठीक है, इनकी मम्मी की हो चुकी है बहुत डेथ। क्या हो चुकी है? इनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। लेकिन आज इनकी मम्मी के डेथ के 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, आज आप इसे कह सकते हो ये 12th एनिवर्सरी है उनकी, डेथ एनिवर्सरी है उनकी। क्या इनकी क्या है? डेथ एनिवर्सरी है, 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर पोएम ने, जो हमारी पोएट थी, क्या नाम था इनका? शेरले टाउन्सन। तो इन्होंने अपनी मम्मी के 12th एनिवर्सरी के ऊपर अपनी मम्मी के ऊपर क्या लिखी है? एक पोएम लिखी है। क्या लिखी है? एक पोएम लिखी है, एक इंसिडेंट को रिमेंबर करते हुए। किस चीज को रिमेंबर करते हुए? एक इंसिडेंट। इंसिडेंट मींस कोई भी एक, आप कह सकते हो कोई भी एक याद। ठीक है, एक याद को याद करते हुए उन्होंने एक इंसिडेंट को याद किया कि एक बार क्या हुआ था कि ये जो हमारी राइटर थी, पोएट थी हमारी, तो जो पोएट की मदर थी, ठीक है, पोएट की मदर एक बार ऐसी फोटो एल्बम देख रही थी। क्या देख रहे थे? फोटो एल्बम देख रहे थे, फोटो एल्बम एल्बम देख रहे थे। तो उसी फोटो एल्बम के अंदर उन्हें एक फोटो दिखाई दी, जहां पे बीच की थी वो फोटो, जहां पे पोएट की मदर और उनकी 2 छोटी छोटी बहनें खड़ी हुई थी। और उस फोटो को देख के जो पोएट थी वो एकदम हंसने लग पड़ी, एकदम स्माइल करने लग पड़ी, और उसे सारा इंसिडेंट रिमेंबर होने लग पड़ा। अब पोएट जो है वो अपनी मम्मी के इंसिडेंट्स को रिमेंबर कर रहे हैं और वो अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे पोएट ने खूबसूरत सी पोएम लिखी है। ठीक है, अब आपको ब्रीफ मिल चुका है कि इस पोएम के अंदर हमें करना क्या है, पोएम के अंदर है किस चीज के बारे के अंदर। जनरल इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप लोगों को पता चल सके हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, कभी भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, कभी भी पोएट्री को कभी डायरेक्टली चालू मत करा करो, पहले समझा करो राइटर क्या कहना चाहता है। राइटर ने पोएम लिखी कौन से मूड के अंदर, राइटर ने क्या सिचुएशन थी राइटर के पास, जो उस राइटर ने ये वाली पोएम को लिखने का डिसाइड किया। ठीक है, इससे आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो आपके पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। This young lady, okay, the poem A Photograph is written by Shirley Townsend. In this poem, she recalls her mother, वो अपनी मम्मी को याद करते हैं, and her memories, और उनकी यादों को। ठीक है, while looking at a childhood photograph when her mother was 12 year old. तो एक और इंसिडेंट, एक और चीज मान लो आप इसके अंदर, जब वो फोटोग्राफ थी ना, उस फोटोग्राफ के अंदर भी उसकी मम्मी की एज क्या थी? 12 years old। और ये जो पोएम लिखी गई है, ये कब लिखी गई है? 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर ही लिखी गई है, किसकी? पोएम की मदर की। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो ये एक कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों की चीज की, इन दोनों चीजों के अंदर।
Okay, looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so, she has been deceased. Okay, 12 years ago, and deceased means उनकी death हो चुकी है. Disease means death. Okay, वो dead हो चुका है 12 years ago, and she cannot explain her grief. Grief means sadness. ठीक है, सैडनेस ऑफ हर मदर्स लॉस. देखो यार, माँ बाप का जो लॉस होता है कि देखो एक दिन तो ये देखो होने वाला है. ठीक है, आपकी क्लास 12 की पहली पोएम भी यही है, माय मदर एट 66. उसके अंदर भी क्या होता है, जो मदर होती है शी इज नियरली अबाउट टू डाई. ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है ना अबाउट द पेरेंट्स लूजिंग, ये सबसे बेकार फीलिंग होती है दुनिया के अंदर, क्योंकि द पर्सन्स हु हैव ब्रॉट यू अप, जिन्होंने आपको पूरा मतलब आपको बचपन से लेकर अभी तक आपको हर जगह सपोर्ट किया, आपको बड़ा किया है, आपके अंदर जितनी मॉरल वैल्यूज थी, सारी चीजें जो आप लोग हो वो उनकी वजह से हो. आज जब वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो वो एक इमोशनल स्टेट इतना ज्यादा डिप्रेसिंग होता है ना. उस डिप्रेशन के एक स्टेट को पोएट याद करे अपनी मम्मी के 12th डेथ एनिवर्सरी के बाद, जब उनकी मम्मी 12 इयर्स की थी, तब अपने बचपन के अंदर उन सारे इंसिडेंट्स को उन्होंने कब रिमेम्बर किया, अपनी मम्मी के 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर. ठीक है, अब देखते हैं आगे, आपको धीरे धीरे करके पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी. पहला स्टैंजा देखिए, द कार्डबोर्ड. द कार्डबोर्ड का देखो, मेरी जो प्यारी जनता है, ठीक है, मैं मेरी प्यारी जनता, एएमआई के प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आपको मैं चैप्टर कर रहा हूँ, एक हाथ में पेंसिल, दूसरे हाथ के अंदर आपकी बुक होनी चाहिए. जो जो मैं वर्ड मीनिंग लिख रहा हूँ एक बारी में देख के खत्म करा करो. ऐसा ना हो कि बॉस, क्यों मुझे पता है बॉस 9, 10, 11, 12 ऐसी क्लासेस है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता आप यहाँ पे. ठीक है, जो टाइम को यहाँ पे बर्बाद करेगा, समय बाद में उससे बर्बाद करेगा. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना. ओके, द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड किसे रेफर कर रहा है, फोटो एल्बम को. तो यहाँ पे सीन क्या है कि हमारे जो पोएट जो है वो एक कार्डबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फोटो एल्बम के बारे में बात कर रहे हैं. द कार्डबोर्ड शोस मी मींस यहाँ पे पोएट को दिखा रहा है हाउ इट मींस पोएट की मदर वॉज, यानी कि हमारे जो पोएट है वो एक फोटोग्राफ को देखते हुए कह रहे हैं, द कार्डबोर्ड एक फोटो एल्बम को देखते हुए कह रहे हैं, ये फोटो एल्बम मुझे बता रही है, शोस मी वो मुझे बता रही है, हाउ इट मेरी मम्मी कैसी थी, कब, व्हेन द टू गर्ल कजन्स. यहाँ पे कौन है, ये हमारी कजन नंबर 1 है, जिनका नाम, ये हमारी कजन नंबर 1 है, ये हमारी कजन नंबर 2 है. ठीक है, द कार्डबोर्ड जो फोटो एल्बम है, सोच मी वो मुझे बता रही है हाउ इट मींस पोएट की मदर वॉज, यानी कि मेरी मम्मी कैसी हुआ करती थी. व्हेन द टू गर्ल्स, यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, ये पोएट की मदर नहीं है, पोएट की मदर जो है ना ये है पोएट की मदर. ठीक है, जो सेंटर के अंदर ये दो उनकी क्या है, कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं इन दोनों की. ठीक है, पोएट की जो मदर थी उनकी 2 सिस्टर्स थी. ठीक है, और ये पोएट बीच के अंदर इनके साथ इनकी 2 कजन सिस्टर्स हैं. ओके, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, व्हेन द टू गर्ल कजन्स, ये जो 2 गर्ल कजन्स हैं, वेंट पैडलिंग. पैडलिंग का मतलब होता है ना, क्योंकि ये कहां पे है, बीच के ऊपर है. ठीक है, तो बीच के ऊपर होते हैं ना हम लोग ऐसे रेगिस्तान पे ऐसे नंगे पांव चलते हैं ना, एक प्यारा सा मूवमेंट सा होता है जब भी हम अपने दोस्तों के साथ. देखो मैं तो कभी गया नहीं, पर मैंने फिल्मों में बहुत देखा है कि कोई भी गाना हो जाए ना, उसके अंदर बीच आ जाता है, बीच के ऊपर ऐसे आराम से नंगे पैर चल रहे होते हैं. तो वो क्या कर रहे थे, बीच के ऊपर चल रहे थे. कौन, पोएट की मदर चल रही थी, किसके साथ, अपनी 2 कजन्स के साथ. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, ये देख सकते हो आप, पोएट की जो मदर थी उनका एक हाथ पकड़ा होता है उनकी एक कजन है, दूसरा हाथ पकड़ा होता है एक कजन के अंदर, वो सेंटर के अंदर थी जैसे फोटोग्राफ के अंदर है, और वो देवर और पैडलिंग. पैडलिंग मींस वॉकिंग ऑन द बीच, वो क्या कर रहे थे, बीच के ऊपर वॉक कर रहे थे. एंड सी द बिग गर्ल मींस देखो जो बड़ी बहन होती है हमेशा छोटे भाई बहनों का हाथ थाम के रखती है, वैसे. एंड सी द बिग गर्ल, यानी कि वो बड़ी बहन थी, सम 12 इयर्स और सो, यानी कि वो कितने साल की थी उस फोटोग्राफ के अंदर, जब ये फोटोग्राफ ली गई थी तो वो कितने साल की थी, 12 साल की थी. और ये पोएम कब लिखी गई है, मैं बार बार रेफरेंस यूज कर रहा हूं ताकि आप ये लाइनें इस्तेमाल कर सको. ठीक है, और वो ये पोएम कब लिखी गई, 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर. ठीक है, ओके, द कार्डबोर्ड मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ. द कार्डबोर्ड फोटो एल्बम सोर्स में वो मुझे बताता है हाउ इट, यानी कि पोएट की मदद कैसी थी, व्हेन द टू गर्ल्स 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, वो ऐसे कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, और इन दोनों ने क्या करा हुआ है, पोएट की मदर का दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, एंड दे बोथ आर वॉकिंग ऑन द बीच. ओके, और ये कब लिया गया था, जब उनकी पोएट की मदर कितनी की थी, 12 साल की थी. एक एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको राइटिंग के अंदर बहुत मदद करेगा. ठीक है, एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट मदर व्हिच वाज पास्ट which was pasted on the cardboard makes the poet recall the old memories of her mother's childhood. एक ओल्ड फोटोग्राफ थी किसकी, पोएट की मदर की, जो कि एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्टेड थी. कार्डबोर्ड मींस फोटो एल्बम के ऊपर थी. द पोएट रिकॉल, उस फोटो एल्बम को देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, इंसिडेंट आ जाते हैं. ठीक है, द पोएट रिकॉल्स द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड. पोएट किसकी मेमोरीज रिकॉल कर रहा है, अपनी मम्मी की चाइल्डहुड की, बचपन की यादें. ठीक है, द फोटोग्राफ इज डिपिक्शन ऑफ हर मदर्स एंजॉयबल मोमेंट एट अ सी बीच विद हर 2 कजन्स. अभी फोटो क्या दिखा रही है, फोटो क्या दिखा रही है कि एक एंजॉयबल मोमेंट किसकी, पोएट की मदर का. ठीक है, पोएट की मदर का एक एंजॉयबल मोमेंट किसके साथ, अपनी 2 कजन्स के साथ, हु वर यंगर टू हर, जो उनसे छोटी थी. दे वर वॉकिंग टू बीच, ओके, दे वर वॉकिंग इन द बीच वाटर विद बेयर फीट मींस नंगे पैर से चल रहे थे. ओके, नियर द बीच, वो बीच के ऊपर होता है ना, आराम से, काफी मूवीज के अंदर देखते हैं ना कि
मतलब ऐसे किसी का हाथ पकड़ा हुआ और वो ऐसे जा रहे हैं और पीछे से रोमांटिक गाना बज रहा है, ठीक है। द मदर वो स्टैंडिंग इन द मिडिल, अब जो उनकी मदर थी, पोएट की मदर, वो स्टैंडिंग इन द मिडिल एंड होल्डिंग द हैंड ऑफ अ टू कजन हु वर स्टैंडिंग ऑन ईच साइड, एक साइड के ऊपर एक कजन, दूसरी साइड पे दूसरा कजन, ठीक है। द पोएट मदर वाज 12 ईयर ओल्ड, जो बताया कि पोएट की जो मदर थी वो कितने साल की थी, 12 साल की थी। इट शोस मी द फोटोग्राफ, ओके, इट शोस दैट द फोटोग्राफ वाज वेरी ओल्ड बट द पोएट हैज केप्ट इट वेरी केयरफुली एज इट रिमाइंडेड मींस याद दिलाता है, किसे रिमाइंडेड हर ऑफ स्वीट मेमोरीज ऑफ हर मदर। पोएट ने वो जो फोटोज है वो संभाल के रखी गई, क्यों, जब उसकी पोएट, अब ये अगर टाइम का देखा जाए, उसकी मम्मी जब 12 साल की थी तब ये फोटो खींची गई थी, तो सोच लो कितना टाइम है, लेकिन पोएट ने आज भी वो फोटो संभाल के रखी है, क्योंकि वो जो चीजें होती है ना माँ बाप से रिलेटेड चीजें, वो बहुत प्यारी होती है ऐसे बच्चों को जिनके मम्मी पापा नहीं है, तो वो जो अपनी चीजों को ना एकदम दिल से लगा कर रखते हैं, ठीक है। और एक चीज की एक्चुअल कीमत तभी होती है जब वो चली जाती है, ठीक है। आज ये पोएम सीबीएसई को देने का मेन मोटिव ये नहीं है, सीबीएसई चाहता है कि हमने अच्छी लगी पोएम तो दे दी, नहीं, सीबीएसई इस चैप्टर, इस पोएम के तो आपको समझाना चाहता है कि बहुत डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज एक टाइम ऐसा है जब वो आपके पास नहीं रहेंगे, तो आज जो है ना अपना जो इतना आपका 100% आज उनको दे दो, क्योंकि आज क्या पता कल होना हो, लेकिन आज अपना 100% जरूर उन्हें दे दो, ठीक है। कहाँ पे था मैं? Very old, but the poet has kept it very carefully as it reminded her of her sweet memories of her mother's childhood. The photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was. ये भी बताता है कि उनकी पोएट की जो मदर थी उनका चाइल्डहुड कितना ज्यादा प्यारा था, कितना ज्यादा एंजॉयबल था उनका मदर का चाइल्डहुड। आई होप पहला स्टैंजा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और उसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप लोगों को भी कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार इस साल का मेरा टारगेट है हम किसी तरीके से 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करें, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम 2000 हो चुके हैं हमारे 1 साल के अंदर, हमारे 1 साल के मेहनत में हमने 2000 करे, लेकिन इस साल मैं चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल एक्चुअल के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, मेरा हाथ कट गया था बीच में से, और वो एक मेजर सेटबैक था जिस वजह से मैंने पढ़ाने एक बार बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और उस वजह से शायद मैं पिछले साल इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था। इस साल मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार अप्रैल के अंदर ही, मैंने कहा कि एक भी दिन मैं मिस नहीं करूंगा वीडियो डालने के अंदर, बस आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मुझे मिल जाए और मैं 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर जाऊं, ठीक है। चलो स्टैंजा नंबर 2 देखिए। स्टैंजा नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑल थ्री स्टूड, अब वापस उसी इमेज के बारे में बात हो रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, ओके। हम होते हैं ना फोटो के अंदर, कहते हैं फोटो खींचे तो हम कैसे हो जाते हैं, अरे सीधे खड़े हो जाओ, पोज बना लो, पोज बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। हम क्या करते हैं, फोटो खींचना है ना, कोई फोटो खींचना है तो हम क्या करते हैं, पोस्ट बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का पोस्ट बना लेते हैं, ओके। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, स्टूड स्टिल टू स्माइल मींस यानी कि स्माइल कर रहे थे। फोटोग्राफ के अंदर ऐसे कोई फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे खिंचवाते कोई फोटो नहीं, कैसे खिंचवाते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ, ओके। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल मींस ऐसे एकदम स्टैचू की तरह, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है, एक्चुअल के अंदर बीच का इलाका, बीच के इलाके के अंदर आपको पता होगा जैसे सी ब्रीज से पड़ा होगा लैंड ब्रीज, तो हवा बहुत ज्यादा चलती है। अब वो हवा की वजह से क्या, अब वो तो ऐसे जैसे पोस्ट करके खड़े, ऐसे मान लो ऐसा पोस्ट करा हुआ है। अब एक चीज बताओ, हमने अपनी बॉडी को तो स्टेशनरी रखा हुआ है, क्या हमारे बाल स्टेशनरी होंगे ना, हवा की वजह से क्या होंगे, बाल आगे आ जाएंगे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टैचू की तरह खड़े हुए हैं, थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर मींस उनके जो बाल हैं, क्योंकि बालों को तो उन्होंने ऐसे पकड़ के नहीं रखा, उनके बाल क्या है, उनके चेहरे के आगे आ रहे हैं, ठीक है। थ्रू देयर हेयर यानी कि स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन थ्रू द हेयर व्हिच वाज फ्लाइंग ओवर देयर फेसेस, जो बाल जो है वो चेहरे के ऊपर आ रहे थे। एट द अंकल, क्योंकि फोटो कौन खींचा था, अंकल। एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि अंकल जी क्या कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। वो किसके, हम किसकी तरफ देखते हैं, कैमरा की तरफ देखते हैं। और स्वीट फेस, और स्वीट फेस किसे कहा गया है, माय मदर्स, यानी कि मेरी मम्मी का प्यारा सा चेहरा। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी कि कब की बात है, जब हमारे पोएट पैदा तक नहीं हुए थे, तब की बात कर रहे हैं ये लोग। एंड द सी, एंड द सी which appears to have changed less, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं एक बार इसके ऊपर दबाव दूंगा, ठीक है। पहले बता दो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, मैं यहाँ तक पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये तो अच्छी लाइन है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लूंगा और बता देता हूँ। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, एकदम स्टैचू की तरह खड़े हुए थे, स्माइलिंग कर रहे थे, थ्रू देयर हेयर, यानी उनके बाल आगे आ रहे थे क्योंकि हवा ज्यादा चल रही थी। उनके अंकल जी फोटो खींच रहे थे और पोएट यहाँ पे कहता है स्वीट फेस, स्वीट फेस किसे रेफर कर रहा है, अपनी मम्मी के चेहरे को रेफर कर रहा है। और ये कब की फोटो थी, जब हमारे पोएट पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि 12 साल की उम्र में किसी की शादी नहीं होती। अब यहां से एक अच्छी लाइन चालू हो रही है, इस अच्छी लाइन को समझना, ठीक है। एंड द सी, देखो एंड द सी व्हिच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, यानी कि कौन सी सी की बात कर रहे हैं, वो बीच वाली सी, ठीक है। वो बीच वाली सी जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब एक चीज बताओ, आप 1 साल पहले, मतलब मान लो आप आज आप बचपन के अंदर एक जगह गए थे, ठीक है। जैसे बचपन के अंदर मान लो आप लोग गंगा किनारे गए थे, ठीक है, गंगा जी के पास गए थे आप बचपन के अंदर, जब आप 5 साल के थे, ठीक है। आपने देखा गंगा जी को,
ठीक है, प्रणाम किया, डुबकी ली। आप 15 साल बाद वापस जाते हो गंगा जी के, क्या गंगा जी बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, क्या बात करो, गंगा जी थोड़ी ना बदल जाएंगे। क्या आप बदल जाओगे? हाँ जी सर, हम बदल जाएंगे, क्योंकि हम क्या हो जाएंगे, ग्रो अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है, एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, यानी कि वो जो बीच था जिसके ऊपर मेरी मम्मी चल रही थी, वो बीच नहीं बदला बॉस, वो बीच नहीं बदला, वो बीच आज भी जैसा उस टाइम पे था वैसे ही आज है। कोई ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ी है पानी सूख गया हो या पानी ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बीच जैसा था वही है, वही रेत है, वही बीच है, यानी कि द सी which appear to have changed less, यानी कि सी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। was there terribly transit feet, terribly का मींस होता है एक्सट्रीमली, ट्रांजिट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, और फीट का तो मतलब होता है पैर। पहले इसका लिटरल मीनिंग, दो मतलब है इसका। पहले इसका लिटरल मीनिंग, यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जो सी थी तो हम बीच के ऊपर चलते तो हमारे पैरों के क्या होते हैं, निशान छप जाते हैं, ठीक है। अब क्या आपके निशान एक बार छप गए तो छप ही गए, ठीक है, आप उसे आदम जमाने के अंदर निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, पानी का बहाव होता है और आपके सारे फुटप्रिंट्स जो होते हैं उन्हें मिटा देता है। सिमिलरली यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं, ये तो था लिटरल मीनिंग की बीच के ऊपर हम चलते हैं, हमारे पैरों के निशान बनते हैं, वो जो पानी के बहाव से खत्म हो जाते हैं। पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि देखो यार, ये जो नेचर है ना, नेचर, ये जो प्रकृति की चीजें जैसे सी हो गई, बीच हो गया, सैंड हो गया, ये प्रकृति की बनाई हुई चीज है, ये चेंज नहीं होती। ओके, एंड द सी यहाँ पे रेफर कर रहे हैं नेचर को, व्हिच हैव अपीयर टू चेंजलेस। नेचर चेंज नहीं होता, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हम लोग ये जो है ना, टेरिबली मींस एक्सट्रीमली ट्रांजिट, यानी कि हम तो किस चीज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पे पोएट किस चीज को रेफर करना चाहते हैं, ह्यूमन एज को। कि अगर एक चीज बताओ, जो समुद्र है, जो बीच है, वो तो करोड़ों सालों तक रहने वाला है, करोड़ों क्या, जब तक धरती का अंत नहीं होता तब तक बीच बीच ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच को बीच की जगह कुछ पहाड़ से आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कैसे है, शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है। हम ह्यूमन बीइंग्स आएंगे कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, यानी कि अगर देखा जाए 60 से 70 साल तक, आजकल मिनिमम बता रहा हूं, 60 से 70 साल तक जिएंगे, उसके बाद भगवान को प्यार हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या है, टेरिबली ट्रांजिट, यानी कि हम लोग यहाँ पे पोएट अपनी मदर को कहना चाहते हैं कि हाय मेरी मम्मी बहुत कम समय के लिए मेरे पास थी, यानी कि शॉर्ट टर्म टेम्परेरी के लिए मेरी जो नेचर थे, यानी कि प्रकृति का जो नियम है कि जो भी पैदा होता है उसे मरना होता है, उस नियम की वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है। यानी कि वॉज देयर, यानी कि प्रकृति ने क्या कर दिया, प्रकृति के नियमों ने क्या कर दिया, वॉज देयर टेरिबली मींस एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म फीट। शॉर्ट टर्म फीट यहाँ पे अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं वो, यानी कि मेरी मम्मी को अभी बहुत ही कम समय के लिए मेरी मम्मी इस दुनिया के अंदर जी, मैं अपनी मम्मी के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, वो देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, लिटरल मीनिंग क्या था कि हम बीच के ऊपर चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान मिटा देते हैं। रियल लाइफ के अंदर हम लोग जो है, प्रकृति का जो नेचर है कि जो भी पैदा होता है उसे एक मरना होता है। और ये जो बात है, ये कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ नियम है, लेकिन जब अपना कोई जाता है, अपने के अंदर जब हमारे कोई माँ बाप जाते हैं, तब उस चीज का जो दुख होता है ना, एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता, इतना ज्यादा वो होता है, ठीक है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है, the photograph shows that all the three girls, the poet's mother and her two cousins, stand still and smile at the camera when their uncle clicked their photograph at the sea beach। मैंने जैसा बताया बिल्कुल वही है इसके अंदर। As the weather was windy at that time, their hair was flying over their faces, उनके बाल उनके चेहरे के आगे आ रहे थे। The expression on the face of the poet mother and her cousin was that of happiness and enjoyment, क्योंकि वो smiling कर रहे थे। The poet mother was looking pretty at that time, क्योंकि उन्होंने का sweet face, and the photograph was taken a long time ago, यानी कि जो फोटोग्राफ थी कब ली गई थी, बहुत पहले ली गई थी। एवरीथिंग हैज चेंज सिंस देन एंड हर मदर ग्रू अप, यानी कि उसके बाद सब कुछ बदल चुका है। जैसे मैंने कहा कि हम ह्यूमन लाइफ इतनी ज्यादा तेज है, मैंने बताया ना 15 साल के हम तो पूरे बदल गए, ठीक है। एवरीथिंग हैज चेंज सिंस देन हर मदर ग्रू अप, नाउ शी वाज डेड एंड द पोएट वाज रिकॉलिंग हर मेमोरीज, यानी कि कितना टाइम हो गया, बीच जैसे वैसे ही है, लेकिन यहाँ इस दौरान क्या हुआ, जैसा बीच था, जिस तरह ये फोटो लिए गए, और आज के अंदर पोएट की मदर की डेथ होगी, 12 साल बीत चुके हैं, पोएट अपनी मम्मी को याद भी कर रहा है, और अभी भी पोएट क्या मतलब पोएट भी अब इस दुनिया में ना रहा हो। तो ये जो पीरियड है बीच वैसा का वैसे ही है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा क्या है, शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, ठीक है। The only thing that has remained unchanged is the sea। सिर्फ प्रकृति ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हुई उसके अंदर, which was washing the feet of all the three girls। जितने भी थ्री गर्ल्स थे, यहाँ पे एक लिटरल मीनिंग है कि उन तीनों के पैरों के निशान, और रियल लाइफ के अंदर उन तीनों के जीवन अब वो खत्म हो चुके हैं। द मेंशन ऑफ द वर्ड ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब इंडिकेट्स एवर चेंजिंग लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज शॉर्टनेस ऑफ देयर स्टे ऑन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कि हम करोड़ों सालों तक जीते, हमारा है क्या 60 से 70 साल तक हमें जीना होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब होता है अमरता ऑफ नेचर, यानी कि क्या नेचर खत्म हो जाएगी क्या, प्रकृति क्या है, अमर है, लेकिन क्या हम ह्यूमन बीइंग अमर है, हम अमर नहीं है, यानी कि हम लोगों को तो एक दिन मृत्यु होनी है, प्रकृति की कभी मृत्यु नहीं होने वाली। ओके, द गर्ल्स लाइफ चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, बट द सी हैज नॉट चेंज, यानी कि
जो गर्ल्स की लाइफ थी, हमारी जो पोएट है ये फीमेल है, ऐसा मेल मत समझना, ठीक है। हमारी जो गर्ल है यानी कि यहाँ पे पोएट को रेफर करा गया है, हमारे जो पोएट है उनकी लाइफ तो चेंज होगी, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद तो लाइफ तो वैसे उथल पुथल हो जाती है। द गर्ल्स लाइफ हैज चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर पोएट की जो लाइफ थी वो तो कंप्लीटली चेंज होगी, लेकिन ये जो सी है वो चेंज नहीं। द स्टैंडा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द ट्रांजिट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो ट्रांजिट है यानी कि हम लोग जो है बहुत ही कम पीरियड के लिए इस दुनिया के अंदर रहने वाले। इसलिए कहता हूं मैं काफी बार, छोटी सी टाइम आप पीरियड के लिए, इस छोटी सी टाइम पीरियड के लिए जब आप 40 साल के हो जाओगे, एट दैट टाइम डेफिनेटली एक ऐसा पीरियड आ जाएगा, एट दैट टाइम यू माइट लूज योर पेरेंट्स एट दैट टाइम। अब देखा जाए 40 से 50 साल के हो गए जिस टाइम आप, ठीक है, 40 से 50 साल तक हो गए। अभी आप हो, अभी मान लो आप 18 साल के हो, 20 के मान लेते हैं, ठीक है। आपके पास 30 साल है आपके पास पेरेंट्स के साथ मैक्स, आप अपने पेरेंट्स के साथ मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 30 साल है, क्योंकि उस टाइम तक उनकी एज हो जाएगी, उस टाइम पे न जाने क्या कुछ हो। अब इस 3 साल के अंदर, 30 साल के अंदर गारंटी नहीं है कि वो 30 साल के अंदर आपके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ हर एक दिन बहुत मैटर करता है। प्लीज उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा ना हो कि ये 30 साल अपने ऊपर ही अपनी एक दुनिया के अंदर रहने में लगा दो, कि अपनी दुनिया के अंदर मस्त मगन रह लो, अपनी दुनिया कोई मतलब नहीं है वहां से, बस अपनी अय्यासी के अंदर लगे हुए, और इन 15 में से आप लोग अपने आधे से ज्यादा साल बिता दो, और आखिरी के जो 30 साल, इन 30 साल को यूटिलाइज करो, अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम हो सके उतना टाइम बिताओ, क्योंकि बाकी समझ जाओ यार, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्पेंड टाइम विद देम, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पोएट जो है वो रिमेंबर करेंगे उनकी मदर ने क्या कहा था। सम 20 और 30 इयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, यानी कि अब पोएट किस चीज को रेफर करे, उस इंसिडेंट को जिस टाइम उसकी मम्मी हंस रही थी इस फोटो को देख के। ओके, सम 20 to 30 इयर्स लेटर। अब 20 to 30 इयर्स लेटर मींस कब से, जब हमारी पोएट की मदर की एज क्या थी, 42। सर आपको कैसे पता है 20 और 30 इयर्स लेटर, यानी कि फोटो कब खींची गई थी, 12 साल के अंदर, 12 प्लस 30 42। मैथ्स का टीचर भी हूं मैं, ठीक है। सम 20 और 30 इयर्स लेटर, जब पोएट की मदर 42 की थी, शी हैड लाफ, यानी कि जब वो 42 की थी और वो कार्डबोर्ड को देख रही थी, तो वो क्या करने लग पड़ी, हंसने लग पड़ी। ओके, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मींस फोटोग्राफ को देख के वो हंसने लग पड़ी, और वो कहता है सी बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन थी, उनकी एक कजन का नाम था बेटी, दूसरी कजन का नाम था डॉली, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, यानी कि और ये देखो कि हमारी ये जो मेरी दे यहाँ पे किसे रेफर करे, कजन्स को, ये मेरी कजन्स और मैं कैसे ड्रेस अप हुए थे। क्योंकि काफी और होता है, आप अपनी बचपन की फोटो देखो और कहते मैं ऐसे कपड़े पहनता था, तो बिल्कुल पोएट की मतलब कैसे हो रहे, देखो हम लोग इतने फनी वे के अंदर ड्रेस्ड अप हुए फॉर द सी हॉलीडे। ओके, सी हॉलीडे के लिए हम लोग किस तरीके से ड्रेस अप हुए। पहले यहाँ तक की बात बता दो, ये बहुत इजी लाइन थी, इसे मैंने जल्दी निपटा दिया। सम 20 और 30 इयर्स लेटर, जब पोएट की मतलब 42 की थी, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो फोटो को देख के हंस रही थी। वो कह रही थी अरे बेटी और डॉली को देखो, हाउ एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और देखो यार वो किस तरीके से फनी वे के अंदर बीच के लिए ड्रेस अप हुए। द सी हॉलीडे वाज एट पास्ट, यहाँ पे एक अच्छी लाइन आती है बॉस, यहाँ पे समझना, ठीक है। इसे इजी बात, ऊपर वाला इजी था सारा, यहाँ पे देख लो। इवन 20 और 30 years later when the poet would look at the photograph and laugh, remembering the happy memories of her past, mother would look at the photograph and comment on the dresses worn by the cousin Dolly, Betty and herself, ठीक है। यहाँ तक कुछ ज्यादा था नहीं, आगे की लाइन अमीन, ठीक है। The sea holiday was her past, 42 की एज के अंदर जो सी हॉलीडे था वो क्या था, उसका पास्ट था। यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी फोटो को देख के हंस रहे थे। किस चीज के ऊपर हंस रहे थे, अपने पास्ट के ऊपर। वापस द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो फोटो को देख के जो सी हॉलीडे याद आ रही थी वो क्या था, उनका पास्ट था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनके जो लाफ्टर है वो मेरा पास्ट है। क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो मेरे ये जो है एक सेकंड को, क्योंकि अब यहाँ पे देखा जाए ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, क्योंकि सी हॉलीडे जो था वो उसका पास्ट था, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और उनका जो लाफ्टर वो मेरे लिए क्या, वो मेरा पास्ट है। ओके, उसकी मदर के लिए पास्ट क्या था, उनकी सी हॉलीडे, पोएट के लिए पास्ट क्या, उनका लाफ्टर, ठीक है। माइन इज हर लाफ्टर, बहुत ड्राई का मींस होता है डिसअपॉइंटेड, और आज हम दोनों डिसअपॉइंटेड है। क्यों डिसअपॉइंटेड है हम दोनों, बहुत डिसअपॉइंटेड। ओके, यहां तक पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो गया ना, क्योंकि लास्ट वाली लाइन एक अच्छी लाइन है, इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस है, ठीक है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, पोएट की मदर का पास्ट क्या था, सी हॉलीडे, पोएट के लिए पास्ट क्या था, उसकी मदर का लाफ्टर। अब दोनों के दोनों डिसअपॉइंटेड है, क्यों, विद लेबर का मतलब होता है बहुत मेहनत से, ईज का मतलब होता है कंफर्ट, ओके, ऑफ लॉस, क्योंकि बहुत मेहनत से करने के बाद भी अगर आपको कोई चीज ना मिले तो हम उसे क्या कहते हैं, लेबर ईज ऑफ लॉस, यानी कि कोई चीज के हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, हम बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी हमें वो जो सक्सेस कह दो, ठीक है, हमें वो जो सक्सेस है वो नहीं मिलती बहुत मेहनत करने के बाद भी। वैसे पोएट कहते हैं कि जब उनकी मदर की डेथ थी वो बहुत मेहनत करी उन्होंने अपनी मम्मी की लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन वो उस चीज को बचा नहीं पाई। उन्होंने मेहनत करी लेकिन उन्होंने उस चीज में सक्सेस
नहीं मिली। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि हम डिसअपॉइंटेड है, क्यों? विद द लेबर। लेबर मींस हमने बहुत एफर्ट्स करे, अरे ईज ऑफ लॉस, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी, पर हमें जो सक्सेस थी हमें वो चीज नहीं मिल पाई क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ होगी। क्योंकि कोई भी अगर बच्चे से कह दिया जाए कि आपके मम्मी पापा में की डेथ होने वाली है, उसके लिए आपको कोई पैसे जुटाने, ऑपरेशन करवाने, जो मर्जी आप क्या कहोगे, जितना करना है मैं सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस उन्हें बचा लो। तो यहाँ पे पोएट है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बट एट द एंड उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है बिकॉज हर मदर डाइज। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखें। Okay, see holiday was her mother's past and her mother's laughter has become a thing of past for the poet as her mother was now dead. जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी मम्मी की डेथ होती है। The poet still remember how mother would laugh at the photograph, remembering the sea holiday with fondness as well as a sense of loss. क्योंकि with उन्हें ऐसा अच्छा भी लग रहा है कि मैं मेरी मम्मी की याद हूँ, और लॉस भी महसूस हो रहा है, आज मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, because that time would never come back. In the same way, poet feels emotional thinking about the mother and her laughter after which has become a thing of past। और वो अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी मम्मी के हंसी के बारे में सोच रहे हैं जो उनके लिए पास्ट बन चुका है। ठीक है, the poet recalls the sea holiday was her mother's favorite moment for the past, while the poet's favorite moment of the past was her mother's laughter. Both the women means poet और उनकी मम्मी, ठीक है, would think about these past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust but they had lost। उन्होंने जो चीजें खो चुकी है उनके बारे में सब कहते हैं काश हम ये एक्शन कुछ पहले ले लेते, काश हम उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ भैया, टाइम है, ये जो है ना सक्सेस, देखो एक चीज आती है कि सक्सेस की बुलंदियां है वो डेफिनेटली आप लोगों को छूनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उस सक्सेस की बुलंदियों को छूने के अंदर इतने ना हो जाओ कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर जो है ना आजकल के बच्चों का क्या है कि वो आजकल के बेसिकली मेजर पॉपुलेशन क्या है, अपनी नेक्स्ट लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करे, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं इस चीजों के अंदर कि हम लोगों को तो आगे सक्सेस सिखानी, हमें तो अपना नाम बनाना है, लेकिन वो नाम बनाने के अंदर वो अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। ठीक है, तो उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ स्टैंजा के ऊपर, देखते हैं हमारा फोर्थ स्टैंजा क्या कहता है, लास्ट स्टैंजा। ठीक है, अब देखिए स्टैंजा नंबर 4 क्या कहता है, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स। जैसे मैंने कहा ये कब लिखी गई थी, उनकी 12th एनिवर्सरी को, तो वो कह रहे हैं कि मेरी मम्मी को आज 12 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को, एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जैसे मेरी मम्मी रहती थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मींस उनकी मम्मी की डेथ। ओके, व्हेन द पोएट रिमेंबर्स हर मदर्स डेथ देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अगर किसी भी आपके लवेबल पर्सन की डेथ के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग क्या होता है उस टाइम में इतना ज्यादा दुख के अंदर चले जाते हैं कि हम लोग कुछ बता नहीं पाते, अपने चीजों को बयान नहीं कर पाते। ठीक है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, हम कुछ नहीं कह सकते। इट साइलेंसेस एंड साइलेंसेस, सिर्फ खामोशी होती है और सिर्फ खामोशी होती है, हम इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि द लवेबल पर्सन हमारे यहाँ पे होते हैं यार, उन्हें खोना कुछ कह ही नहीं, देखो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही, क्योंकि आई ऑल्सो लॉस्ट माई ग्रैंडफादर इन 2021। तो वो जो एक इंसिडेंट था ना, अब अगर मुझे कोई बात करे ग्रैंडफादर की डेथ में, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज ये नथिंग टू से एट ऑल, हम उस चीजों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ उस दुख को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी छोटी सी है। द पोएट रिकॉल दैट इट इज नियरली 12 इयर्स सिंस हर मदर डाइड, द पास्ट इज कंज्यूम्ड विद ग्रीफ। जो पास्ट है उसे याद करके हमें क्या होता है, ग्रीफ होता है, सैडनेस होती है, बट इज लेफ्ट विद नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द हर लॉस एंड पेन। पर हमें एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हमें कितना ज्यादा दुख है, दुख है हम सब लोगों पर, एक्सप्रेस कैसे करें यार। ठीक है, the poet is totally the poet is totally absorbed in memories। totally absorbed means वो अपने आप को सारा किसके अंदर समाहित कर रही है, absorb का हिंदी वर्ड क्या होगा, समाहित, किसके अंदर कर रही है, अपनी मदर को मेमोरीज के अंदर, of her, okay, in memories of her dead mother। the painful silence of this situation leaves the poet speechless। और poet अब क्या है, speechless है, क्योंकि बता नहीं पाते यार, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन है नहीं बोले जाती इनके ऊपर, लेकिन सोचा कितने बढ़िया तरीके से पोएट को डिपेक्ट करा है, एक बार तालियां तो बनती है ऐसे राइटर्स के लिए। ठीक है, the poet can feel the grief but is unable to express it through the words। the silences caused by the death make the atmosphere gloomy means sad where no one is able to utter words, यानी कि कोई भी वर्ड्स तक नहीं बोल पाता। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, तीन ही पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है एलिटेशन। एलिटेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। ठीक है, जैसे इट्स द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल लेटर जनरली अ कॉन्सोनेंट ऑफ सेवरल वर्ड्स, जैसा आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए आप कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या क्या है, जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पे कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, एस। टेरिबली ट्रांजिट, टी। साइलेंसेस, एस। यहाँ पे अगर माय मदर भी लिखा हो तो वहां पे एम भी आएगा। ठीक है, तीसरा देखो ट्रांसफर डेफिनेट। ट्रांसफर डेफिनेट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक एडजेक्टिव की क्वालिटी की तरह बता देते हैं। ठीक है, याद होगा टेरिबली ट्रांजिट फीट। अब फीट की क्वालिटी क्या है,
ट्रांजिट, ट्रांजिट मींस टेम्परेरी। अब ये जो फीट है, अब इसकी किसने क्वालिटी बताई? ट्रांजिट वर्ड ने। तो यहाँ पे ट्रांजिट जो वर्ड है ना, ये क्या है? ट्रांसफर एपिथेट। और ट्रांसफर एपिथेट इज डिस्क्रिप्शन दैट रेफर्स टू कैरेक्टर और इवेंट बट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट सिचुएशन। ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया ट्रांजिट फीट। अब ये जो फीट की क्वालिटी कौन बता रहा है? ट्रांजिट वर्ड बता रहा है। ट्रांजिट का मतलब होता है एकदम टेम्परेरी। इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट इन द पोएम। इट रेफर टू ह्यूमन फीट बट इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ परमानेंस। मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, उन चीजों के लिए रेफर करता है। ऑक्सीमोरन मेरा फेवरेट होता है, दो उल्टी चीजों को एक साथ। आपकी क्लास 10 के अंदर पोएम नंबर आएगी, पोएम नंबर 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके अंदर भी आता है ये, ठीक है। सॉरी, आप तो क्लास 11th के हो ना? हाँ, क्लास 11th के अंदर आया था ना द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके अंदर ऑक्सीमोरन था ना। ऑक्सीमोरन इसके अंदर भी है, दो उल्टे वर्ड्स को एक साथ, मतलब दो अपोजिट वर्ड को। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लेबर का क्या मतलब होता है? बहुत मेहनत। ईज का मतलब होता है बहुत आसानी। दो लेबर ईज ऑफ लॉस, ठीक है, साथ साथ आए थे। विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, ताकि हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पार कर सके, ठीक है गाइस। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस। और चैप्टर को ढंग से पढ़ो, पढ़ाई अच्छे से करो बॉस, पढ़ाई ही हमारा मेन मोटिव है। और याद है ना, एग्जांपल दिया था आप लोगों को, क्या एग्जांपल था? ये आपकी 5 उंगलियां, आपको 5 सब्जेक्ट्स को रेफर करिए, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो बाकी की 3 तो ढंग से लिख नहीं पाओगे, ढंग के परसेंटेज ही नहीं आ पाएंगे। 5 सब्जेक्ट को बैलेंस में लेके चलो, जंगल का राजा शेर ही होता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।